चर्चा कर रहे हैं पॉश एक्ट की। महत्वपूर्ण एक्ट है, हम इस पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम अपने श्रोताओं से, हमारे देखने वालों से मैं ये कहूँगा कि अगर कार्यक्रम आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में सीमा जोशी जी हैं, जो प्रोफेशन से वकील हैं, एडवोकेट हैं, प्रो बोनो काम करती हैं, पॉपुलर कॉजेज के लिए, महिलाओं के लिए जो कमजोर हैं, जो मजलूम हैं, उनके लिए खड़ी होती हैं। उन्होंने अभी एक पुस्तक पॉश एक्ट पे लिखी जो कि चर्चा में है। हमने सोचा कि उनसे बातचीत करके इस एक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। आप और बताएं कि पॉश की कंप्लायंस के लिए क्या जरूरी है, जैसे कि उसकी जानकारी कैसे दी जाए। अब कमेटी तो बन गई, कमेटी मेंबर्स को उसके बारे में पूर्ण जानकारी है कि नहीं है, समझ है कि नहीं है, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा। देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैंने भी, जब मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, स्पेशली पैरामिलिट्री या मिलिट्री में, जहाँ पे भी मैंने प्रो बोनो बेसिस पे काम किया है, वहाँ पर अक्सर ये सवाल आता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर जो इंटरनल कमिटीज हैं, या तो वो फॉल्टी हैं या वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है इस लॉ को लेकर। और इस पॉश एक्ट में जो एक एक्सटर्नल मेंबर का जो प्रावधान किया गया है, वो सिर्फ प्रावधान है, उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। हर मीटिंग में जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर महिला का होना जरूरी है, वैसे उस एक्सटर्नल मेंबर का होना जरूरी नहीं किया गया है। वो जरूरी होना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि एक्सटर्नल मेंबर एक्ट जो कहता है, वो व्यक्ति, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, जो या तो एनजीओ हो, जो उस क्षेत्र पे कार्य कर रही हो, कोई एडवोकेट या कोई वकील या कोई लॉयर भी हो सकता है, जो उसी क्षेत्र में उसी तरह के कार्य में लगा हो या लगी हो, और उनको पॉश एक्ट के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल्स या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सीसीएस रूल से गवर्न होते हैं, तो उन सारे रूल्स की जानकारी हो, क्योंकि ये रूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभी ओवरलैप भी करते हैं। तो एक्सटर्नल मेंबर जब होता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हर क्वार्टर के बेसिस में, हर तिमाही पे वो छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता रहे, और साथ साथ वो असिस्ट भी करता है इंटरनल कमेटी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो ये जो आपने बताया, इसके लिए जुड़को की कमेटीज की चर्चा आप कर रहे हैं, ये कमेटी का नाम क्यों बदला गया? पहले मुझे लगता था उसमें कंप्लेंट शब्द आता था। हाँ, जब ये एक्ट बना था 2013 में, तब इसमें था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी, पर वो कंप्लेंट शब्द ना थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मतलब शिकायत जैसा लग रहा था। तो फिर उसमें 2016 में अमेंड किया गया, और अमेंड करके उसको कर दिया इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। वो जो कंप्लेंट शब्द था उसको हटा दिया, क्योंकि ये आंतरिक कमेटी है जो मतलब इंटरनल इंक्वायरी करती है, और लोकल कमेटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कहते हैं, जिसको हम डीएम कहते हैं, कहीं वो एसडीएम होते हैं, कहीं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, तो ये उनके तहत गठित की जाती है। और लोकल कमेटी का काम जहां खत्म होता है, वहां से इंटरनल कमेटी का काम शुरू होता है। वो ऐसा मैं बोलना इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपके यहाँ 10 से कम लोग हैं, तो वो लोकल कमेटी देखेगी। असंगठित हैं, लोकल कमेटी देखेगी। दिहाड़ी के लोग हैं, वो लोकल कमेटी देखेगी, क्योंकि उनका कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन जहां 10 या 10 से अधिक लोग हैं, किसी भी जेंडर के, पुरुष, महिलाएं, और आजकल हमारा जो एक एलजीबीटीक्यू भी हमारे उसमें शामिल हो गए, वो किसी भी जेंडर के लोग हों, तो उनके यहाँ इंटरनल कमेटी का होना मैंडेटरी हो जाता है। अब ये बताएं आप शिवा जी कि इंटरनल कमेटी के मेंबर तो बना दिया गया, क्या उसके ट्रेनिंग का प्राविधान है कुछ? देखिए, एक्ट में भी इसका प्रोविजन है, और स्पेशली जो मैंने जस्टिस हीमा कोहली मैडम के जजमेंट का जिक्र किया, जो मई 2023 का था, अर्लिनो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा,
उसमें मैडम के जजमेंट में एक एम्फेसाइज जो था, या एक उसको मैं कह सकती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये था कि इंटरनल कमेटी का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, कि उन्हें पता चले कि इंक्वायरी का प्रोसेस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और इंक्वायरी हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं समझ लूं कि मैं इंक्वायरी कमेटी में बैठी हूँ और मेरे सामने कोई शिकायत आई, अच्छा ये पुरुष है तो ये दोषी ही होगा, ऐसा नहीं है। हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इंक्वायरी कमेटी को इंक्वायरी करना चाहिए। अब एक और इसका मेरे विचार में बहुत क्रूशल इशू है। महिलाओं को ये कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का नेचर कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि अगर अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस होते हैं, मतलब बिना दोनों में रजामंदी के इस तरह का कोई बात करना, तो उस किस्म से किस तरह से वो हैरेसमेंट के कैटेगरी में आएगा? वेरी वेल लाइक थॉट क्वेश्चन। अक्सर ये औरतें होती है, वैसे तो देखिए ऊपर वाले ने औरतों को एक सिक्स सेंस दिया हुआ है, उन्हें पता चल जाता है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन और इसके दायरे की बात करें तो उसको इस तरह से मान लीजिए, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ और मेरे साथ एक मेरे पुरुष कुलीग है, बहुत अच्छा संबंध है, सब कुछ है। बट क्या होता है, आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक टोनैलिटी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सपोज मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई महिला है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर कलर की साड़ी या कोई ड्रेस कुछ पहना हुआ है और आपने उन्हें कहा कि मैडम आप ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये एक बहुत सिंपल सा है जिसे कि हम एज ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बट वहीं उन शब्दों को बोलते हुए, ब्यूटीफुल बोलते समय, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोनैलिटी जो है वो थोड़ी सी सिड्यूसिव है, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है। या कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई महिला कुलीग है, उनकी शादी हुई, तो हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है, आउट ऑफ इंटेंशन लोग पूछ रहे हैं हाउ इज योर मैरिड लाइफ इज गोइंग ऑन, so she can feel offended because indirectly you are asking about her personal sexual life with her husband, so she can feel offended, she has a right to make a complaint on this act specially said कि आपकी इंटेंशन क्या थी कहते वक्त इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कैसा महसूस किया उस महिला ने, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे हाँ, नहीं, सपोज आपने मुझे कहा मैडम, जैसे आप, मैंने आज ये थोड़ा पिंक सा कलर का साड़ी पहना, आपने कहा पिंक कलर की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही, तो ठीक है, मैंने इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लिया और कुछ बात खत्म हो गई। बट आपने बोला और मुझे लगा कि नहीं, इनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इन्होंने बोला क्योंकि मैंने बुरा फील किया, तो मेरे को फिर ये, मैं इसको इंटरनल कमेटी को ले जा सकती हूँ। बट मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि अब हम सब वर्किंग स्पेस में हैं, हम स्टोन एज में नहीं हैं, अब हम बाहर निकल के आए हैं अपने अपने घरों से, अपने अपने गांव से, अपने अपने मतलब कहते दूर दराज के, इवन ट्राइबल एरिया से भी हम लोग अब निकल के बाहर काम करने आए हैं। तो हमें उस वर्क एनवायरनमेंट को समझना चाहिए, छोटी छोटी बात के मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। कभी कभी सामने वाले की इंटेंशन नहीं होती है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बेटर है एकदम से होता है ना कि गुस्से में जाके इंटरनल कमेटी को कंप्लेन कर देने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या जो सामने वाले ने किया वो उसकी इंटेंट थी करने की, या वो नॉर्मल था, या उसका ये बिहेवियर बड़ा रेगुलर बिहेवियर है। हाँ, मान लीजिए कुछ लोगों को आदत होती है, मेल और फीमेल की मैं बात नहीं कर रही, वो आपसे बात करते करते आपको टच करते हैं। If I'm not comfortable with your touch, so I should have tell you I'm not comfortable. If I'm not telling you I'm not comfortable, how would you come to know? तो फर्स्ट टाइम पे मुझे, यानी कि महिला को चाहिए कि बताएं कि आपके इन शब्दों से, आपके इस बॉडी लैंग्वेज से, या आपके इस तरह के कमेंट से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो प्लीज डोंट गिव दिस काइंड ऑफ कमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स और बॉडी जेस्चर टू मी। ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें मैं इसको एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी। सपोज मेरे को बिना शक्कर की चाय चाहिए, अगर मैं जो चाय बना रहे हैं उनको नहीं बोलूंगी कि भैया मुझे बिना शक्कर की चाय दीजिए, तो वो तो इनहेरिटेंट है कि चाय में शक्कर भी डालेंगे और दूध भी डालेंगे, तो मुझे उन्हें बोलना पड़ेगा मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए, विदाउट शुगर चाहिए। तो मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, मुझे मेरे कार्य स्थल पर भी
मेरे पुरुष जो साथी हैं या मेरे सहकर्मी हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि देखिए आपका इस तरह से हाथ लगा के बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, या आपका मुझे बात बात पर ब्यूटीफुल बोलना अच्छा नहीं लगता। कई बार क्या होता है, आपके ऑफिस में आपके जो सीनियर होते हैं वो काफी बुजुर्ग होते हैं, 50 60 70 साल की उम्र के होते हैं, और ऑफिस में कोई यंग लड़की आती है तो वो बोलते हैं ओके डियर, ओके डियर। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बोलिए कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू कॉल मी विद माय नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और वट एवर इट इज। तो आपको बताना पड़ेगा अपनी पसंद और नापसंद। क्या किस प्रकार की संस्थाओं के लिए ये एक्ट लागू होता है? हर प्रकार की। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कुटीर उद्योग से लेके ग्लोबल एमएनसी तक, यानी कि कुछ भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। इंक्लूडिंग एनजीओज? यस, एनजीओज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, आपके जो हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, और आजकल जब हम कह सकते हैं कि बहुत मूव करते हैं, तो हमारा जो वर्क स्पेस है वो 4 दीवारें नहीं रह गए हैं। यानी कि मैं अपने, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मैं जैसे एडवोकेट हूँ मान लीजिए, और मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ सपोज, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैडम, ऐसे आप जाइए और आप क्लाइंट से मीटिंग करके आइए। अब मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जब निकली, मैंने टैक्सी ली, मैं मेरी गाड़ी से गई, जैसे भी गई वो सारा, और क्लाइंट के ऑफिस तक जाना और वापस आने तक वो मेरा वर्क प्लेस है। उस बीच में अगर कुछ होता है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं कंप्लेंट करूं। फिर आता है कि मैं कंप्लेंट कहाँ करूं। मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो 5 ही लोग हैं, लेकिन हो सकता है मेरा जो क्लाइंट है, जिस क्लाइंट के यहाँ मेरे सीनियर ने मुझे भेजा, उसके यहाँ 10 से ज्यादा लोग हों, तो उसकी इंटरनल कमेटी को करूं। मान लीजिए उसके यहाँ भी 3 ही लोग हैं या 5 लोग हैं या 10 से कम लोग हैं, तो मैं लोकल कमेटी को कंप्लेंट करूंगी। ये जो एक्ट है, अब देखिए जिस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, अब डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और लोगों को समय कम होता है, उनको इलाज करना पड़ रहा है। ये एक्ट उन पर कैसे लागू होगा? देखिए उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। सपोज एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, और सिंस आप वहां पे सीनियर पोजीशन में हैं, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन सब तरह की सुविधाएं देती हैं, जिसमें इंक्लूडिंग डोमेस्टिक सर्वेंट। अब अगर उस डोमेस्टिक सर्वेंट को कोई कंप्लेंट या कोई ग्रीवेंसेस है, तो उसके पास पहला ऑप्शन है कि वो आपकी इंटरनल कमेटी को शिकायत करे। दूसरा ऑप्शन है वो लोकल कमेटी के पास चली जाए, तो लोकल कमेटी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगी। और तीसरा है कि वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अब इसी में मान लीजिए, अब एक आजकल जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, स्काई हाई बिल्डिंग्स, राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पे आपके घर में एक सर्वेंट आती है, मेरे घर में एक आती है, किसी और के घर में एक आती है। अब उसके साथ अगर कुछ शिकायत होती है इस तरह की, उसको कुछ प्रताड़ना होती है, तो वो महिला लोकल कमेटी के पास जा सकती है, जो भी आपके उस जुरिडिक्शन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा या कलेक्टर ऑफिस होगा। मैंने कहीं पढ़ा और मुझे एक विचित्र सा शब्द पढ़ने में आया, शायद उस शब्द का नाम दूं तो आप हमारे देखने वालों को ज्यादा बता पाएंगे। ये शी बॉक्स क्या होता है? शी बॉक्स एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायतें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की, शी बॉक्स के माध्यम से भी कर सकती हैं। वहां से उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है। बेसिकली वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म जो है। हाँ, और उसमें एम्प्लॉयर भी जो है वो ट्रैक कर सकता है। मान लीजिए मैंने शी बॉक्स में शिकायत करी, उसमें मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेरा नाम, मैं गवर्नमेंट में हूँ या पब्लिक सेक्टर में हूँ, या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीजें डाली, तो वो कंप्लेंट वापस जाएगी तो मेरे ही ऑफिस में, मतलब मेरे ही उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। पर वो देखेंगे कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एलिजिबल है, यानी कि 10 से ज्यादा लोग हैं या 10 से कम लोग हैं। अगर 10 से ज्यादा लोग हैं और मेरी इंटरनल कमेटी है तो मेरी इंटरनल कमेटी करेगी। 10 से ज्यादा लोग हैं, मेरी इंटरनल कमेटी नहीं है, तो पहले मेरी इंटरनल कमेटी को फॉर्म किया जाएगा, उसके लिए उनको पेनल्टीज भी लगेंगी, क्योंकि एज पर द विशाखा गाइडलाइन और स्पेशली आफ्टर दिस एक्ट,
एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैंडेटरी। आई थिंक पहला केस 2014 का वोडाफोन पर लगी थी पेनल्टी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई थी 50,000 रुपीज की। उनकी इंटरनल कमेटी जो थी वो प्रॉपर इन प्लेस नहीं थी। ये बताइए कि इंटरनल कमिटीज हैं, अब जो एग्रीव्ड वुमन है जो शिकायत कर रही है, इसको भी लगता है कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो क्या प्रोसीजर अपनाएगी कि जिससे कि ये एक्ट उस पर उसकी मदद कर सके? देखिए, इसका एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर ऐसे शुरू होता है, मान लीजिए लास्ट इंसिडेंट जो भी अब आखिरी इंसिडेंट या आखिरी घटना उनके साथ हुई है, उसके 90 दिनों के अंदर अंदर वो अपनी शिकायत करेंगी। और शिकायत वैसे तो एक्ट के हिसाब से रिटर्न में होना चाहिए, 6 कॉपी होना चाहिए, पर क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, तो उन्होंने मान लीजिए अपनी कंप्लेंट अपने इंटरनल कमेटी को या अपने एचआर को उन्होंने दे दी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। तो पहले तो एचआर का इसमें कोई रोल नहीं, एचआर को वो इंटरनल कमेटी को ही फॉरवर्ड करनी है। और अगर डायरेक्ट इंटरनल कमेटी के पास है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको वो प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके 6 प्रिंट आउट निकालेंगे या एक प्रिंट आउट निकाल के साइन करवा के उसकी 6 कॉपी कर लेंगे। अब 6 कॉपी का पर्पस ये है, नॉर्मली इंटरनल कमेटी में लोग 4 लोग रखते हैं, अगर मान लीजिए आपकी इंटरनल कमेटी में 6 लोग हैं तो आपको 8 कॉपी करनी पड़ेगी, यानी कि जितने मेंबर्स उनका एक कॉपी आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, और एक कॉपी आप जो हैरेसर है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको एज ए नोटिस भेजेंगे। तो ये तो हो गया आपका कॉपीज का। अब आपने शिकायत कर दी, इंटरनल कमेटी के पास शिकायत आ गई, तो इंटरनल कमेटी एज सुन एज पॉसिबल, मैं उसको मानती हूँ 24 घंटे या 48 घंटे, वर्किंग आवर्स की बात हो रही है, मैं उसका संज्ञान लेगी और उन महिला को बुलाएगी जो प्रताड़ित या एग्रीव्ड महिला है, उनसे पूछेंगी कि आप कुछ और कहना चाहते हो जो आपने यहाँ नहीं कहा, या पूरा मामले को समझेंगी। फिर वो इस बात को भी असेस करेंगी। इससे पहले एक चीज और होगी, इंटरनल कमेटी खुद से मिलकर पहले ये डिसाइड करेगी कि क्या ये मुकदमा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर वो प्रताड़ित महिला को बुलाएगी और उन्हें बताएगी कि भाई ये ऐसे ऐसे है और तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम इसको कंसिलेशन कर लो, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा इंक्वायरी होगा, उसके अलावा तुम्हारे पास 3 महीने का छुट्टी जो कि तुम्हारी छुट्टियों में से नहीं कटेगा और पूरी तनख्वाह भी तुम्हें मिलेगी, वो ऑप्शन भी है, और ट्रांसफर भी है, यानी कि दूसरी जगह ट्रांसफर करना। बट ये सब इंटरनल कमेटी डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन कंसीलिएशन में जाना है या नहीं जाना है ये फैसला पूरी तरह से उस प्रताड़ित महिला का होगा। अगर वो कंसीलिएशन चूज करती है तो जो पुरुष जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको बताया जाएगा कि ये कंसीलिएशन मांग रही है, क्या आप चाहते हैं। अगर वो मना कर देते हैं नहीं हमें इंक्वायरी चाहिए, तो फिर कंसीलिएशन नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कंसीलिएशन के लिए मैं तैयार हूं, तो फिर कंसीलिएशन होगा, उसका एक सेटलमेंट बनेगा और सेटलमेंट दोनों लोग साइन करेंगे इंक्लूडिंग इंटरनल कमेटी, और उसका कॉपी कंप्लेनेंट को और रिस्पोंडेंट को दिया जाएगा। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम इस पर इसके कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ से इसकी इतिहास क्या है, पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। मेरा मानना यह है कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस पर और चर्चा होनी चाहिए। दर्शकों, आपसे मुझको ये कहना है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर लाइक कर रहे हैं और आप इससे सहमत नहीं हैं तो अपनी असहमति भी टिप्पणी देकर जाहिर करें और हम उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ आप शेयर करें मित्रों में, अपने साथियों में, और हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर से मिलेंगे दूसरी कड़ी में।